बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है, खैरियत है? जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा स्टार्ट था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी। तो जैसे एग्जांपल नंबर थ्री तक थे हम। एग्जांपल नंबर 4 पर आज हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 4। सर जी जी। सर हमारा सिलेबस कहाँ तक गया मिड का? सिलेबस आज का जो लेक्चर है यहाँ तक होगा। मिड का हमारा प्रोबेबिलिटी पर मुश्तमिल होगा। आपको और सर प्रोबेबिलिटी। आप कुछ गाइड कर सकते हैं कि हम एमसीक्यू किस तरह के आएंगे? हाँ जी, ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, तो उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ। सर वो अगले जो डी है तो हमने उनसे ना मतलब टाइम की बात करनी है, तो शायद ये स्टैट्स वाला पेपर सॉल्व करने वाला होगा। नहीं, अगर मेरा ख्याल आपको है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ। जैसे डिसाइड होगा ना, सॉल्व करना है या कोई वाइवा होना है इसका, तो वो फिर जैसे इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो उसके मुताबिक हम इसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक हम ये लेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं ना, ठीक है। चलें, एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बॉक्स कंटेन्स 15 आइटम्स, 4 of which are defective and 11 are good। एक बॉक्स है, उसमें आइटम्स हैं और इस तरह से उन्होंने बताया है कि गुड आइटम्स 11 एंड डिफेक्टिव आइटम्स 4, सो 15 आइटम्स टोटल। टू आइटम्स आर सिलेक्टेड। ये क्वेश्चन, टू आइटम्स आर सिलेक्टेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड इज डिफेक्टिव? ये हमें फाइंड आउट करना है। टू आइटम सेलेक्ट करनी है जिसमें फर्स्ट गुड हो और सेकंड डिफेक्टिव हो। देखें, जब हमने सेकंड आइटम ड्रा करनी है तो तब प्रोबेबिलिटी चेंज आनी है, तब कंटेंट्स में चेंज आनी है। जैसे फर्स्ट आइटम जो है वो गुड हो, उसको हमने फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट आइटम इज गुड, उसको ए इवेंट हमने डिक्लेयर कर लिया। और सेकंड ड्रा में सेकंड आइटम सिलेक्टेड इज डिफेक्टिव, उसको हमने बी कह दिया। सो हमें फाइंड आउट ये करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी फर्स्ट आइटम सिलेक्टेड इज गुड एंड द सेकंड आइटम इज डिफेक्टिव। सो आपने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, यानी फर्स्ट आइटम इन फर्स्ट ड्रॉ इज गुड आइटम, सो आप इसके कंटेंट्स चेक करें। 11 टोटल गुड है। 11 by 15 is the probability of taking the good item in first draw, and in second draw uh, taking the consideration of the first draw in which the good item is drawn, the good item is already selected, then the probability of the defective item, the selection of the probability of the selection of the defective items is 4 by 14, because one item from the good is selected, so the total contents is changed with the good items 10 and defective items 4, total 14. So 4 by 14 is a probability in second draw of defective items. सेकेंड ड्रा में डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी है 4 by 14 और फर्स्ट ड्रा में गुड आइटम्स की प्रोबेबिलिटी है 11 by 15। तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई करें, 0.16 आंसर आ जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये 14 कैसे आया? देखें, जब आपने एक ड्रा किया ना तो फर्स्ट आइटम इज गुड, तो गुड आपकी 11 है, 11 by 15 उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, ये हमने लिख लिया। और जब आपने सेकंड ड्रा करना है तो पहली आइटम को वापस नहीं भेजना, क्योंकि दो टोटल हमारे पास होनी चाहिए। दो आइटम्स हमने सिलेक्ट करनी है कि जिसमें पहली गुड हो और दूसरी डिफेक्टिव। अब जबकि जैसे यह लिखा हुआ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मतलब है कि हमें ये फाइंड करना है डिफेक्टिव आइटम्स इन सेकंड ड्रा गिवन दैट फर्स्ट आइटम ऑलरेडी ड्रॉन इज गुड, यानी पहली आइटम पहले ड्रा हो चुकी है, फाइंड आउट हो चुकी है, हमने 15 में से एक आइटम निकाल ली हुई है, वो गुड थी। अब गुड जो है कितनी रिमेनिंग है, पीछे कितनी रह जाएंगी, 11 की जगह कितनी हो जाएंगी,
अगर एक गुड आइटम हम वहां से पहले ड्रा से निकाल लें तो गुड आइटम्स कितनी रह जाएंगी पीछे? 10 10 रह जाएंगे ना। तो 10 प्लस जी जी एक सेकंड में एक्सप्लेन कर लूँ जरा। 10 प्लस 4 14 होगी ना। तो सेकंड ड्रा में ये आएगा 4/14 क्योंकि टोटल आपके 14 हो जाएंगे। अगर मैं मजीद इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं, फॉर द सेकंड ड्रा यू देखें कि अगर ऐसे देखें कि मैं ये कह दूं कि सैंपल स्पेस फॉर द सेकंड ड्रा। गुड आइटम्स 11 नहीं निकाली हमने। नहीं 11 नहीं बेटा, 11 निकाली नहीं है हमने, 11 टोटल हैं। अच्छा, जब 11 टोटल है तो वो रैंडमली पड़ी हुई है। उनमें से जब हमने 15 में से रैंडमली एक आइटम सेलेक्ट करनी है ना, तो 11 उसकी फेवर में चांसेस हैं 15 में से। तो 11/15 उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, उसके चांसेस बनते हैं। तो एक आइटम जब हमने सेकंड ड्रा करना है ना, तो हमने ये ज्यूम करना है कि पहली आइटम गुड आइटम निकाली जा चुकी है, ठीक है। और अब वो डिफेक्टिव आइटम हो सेकंड ड्रा के अंदर, अब वो कंटेंट्स बदल जाएंगे। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, कंटेंट्स अगले ड्रा के लिए ना ये 10 हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे। तो अब आप डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी देखें कितनी बन गई, 4/14। तो ये वजह है कि ये सेकंड ड्रा के लिए 4/14 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ए जो है वो फर्स्ट ड्रा में लिखा है ना, इन फर्स्ट इज गुड, यानी फर्स्ट ड्रा में गुड आइटम की प्रोबेबिलिटी, ये सैंपल स्पेस है फॉर द फर्स्ट ड्रा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि सैंपल स्पेस फॉर द फर्स्ट ड्रा, इसको मैं सेकंड की जगह मैं इसको फर्स्ट कर लेता हूं, तो यूं आप समझ गए अब शायद। अब देखो कि फर्स्ट ड्रा के लिए सैंपल स्पेस ये बनता है, और वो गुड आइटम हो तो 11/15 उसकी प्रोबेबिलिटी बनी। और सेकंड ड्रा में आपका सैंपल स्पेस ये बन रहा है, गुड आइटम्स 10 है, टोटल 14, तो डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी बनी है 4/14। जी आप पूछे कोई क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। हाँ जी बेटा, आ गई समझ अब? हाँ जी ठीक हो गया बेटा। आप देखें एग्जांपल नंबर 5, 2 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। जब ये कहा जाता है ना कि कार्ड्स आर डेल्ट, जिसका मतलब यही समझ लें कि कार्ड ड्रॉ किए गए, शफल करके अच्छी तरह मिक्सअप करके कार्ड्स को, उनमें से 2 कार्ड निकाले गए हैं। डेल्ट यानी जब आप प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो ये टेक्निकली इस तरह कहा जाता है कि कार्ड्स आर डेल्ट। 2 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। जब ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स कहा जाता है तो उसका मतलब 52 कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स आर 52। और आगे देखें प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज द सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। ये समझने वाली बात। अब उसने सिर्फ ये बता दिया, ये पूछा है हमसे कि सेकंड ड्रा में हार्ट का पता होना चाहिए, यानी एक पत्ता निकाला, वो हो सकता है हार्ट का हो और हो सकता है ना हो हार्ट का। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें सिर्फ ये फाइंड करनी है कि सेकंड ड्रा में कार्ड जो है वो हार्ट का हो। जैसे मैं ये कह दूं 2 टेस्ट लिए जाए, मैं कहूँ दूसरा टेस्ट पास होना जरूरी है, तो ये हो सकता है, यदि मैं ये कहूँ कि दूसरा टेस्ट पास हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दूसरे टेस्ट के लिए ये हो सकता है कि पहला टेस्ट भी पास हुआ हो और हो सकता है कि पहला टेस्ट पास ना हुआ हो। दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं। अब यहाँ ऐसा ही है कि सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो इसके लिए दो सिचुएशंस बन जाती हैं कि फर्स्ट कार्ड हार्ट का है, वो भी हार्ट का हो, और सेकंड का तो वो ये पूछे ये गया ना कि हार्ट का हो। इन सेकंड ड्रा द कार्ड इज हार्ट, द कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। और यानी एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि फर्स्ट कार्ड जो ड्रा हुआ है वो हार्ट का नहीं है, नॉट हार्ट। और सेकंड तो हमने यही लेना है ना,
द सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। उसको हम सिंबॉलिकली इस तरह लिख लेंगे, H1 फॉर 1 से मुराद फर्स्ट ड्रा है, पहला जो ड्रा करना है वो 1 इससे मुराद है, और H का मतलब है हार्ट का पता। फर्स्ट कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, H1 से मुराद ये होगा फर्स्ट कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, और 2 से क्या मुराद होगा कि सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, यानी सेकंड ड्रा में जो पता ड्रा हुआ है, जो कार्ड ड्रा हुआ है वो हार्ट का है। अब लामहला, अब जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं तो उसका मतलब नॉट अ हार्ट, तो नॉट हार्ट के लिए H के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब जो पहली स्टेटमेंट है उसमें यूं होगा, फर्स्ट कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट एंड इंटरसेक्शन आता है, एंड सेकंड ड्रा में हमने कहा कि वो हार्ट का पता। तो अब दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि फर्स्ट कार्ड जो ड्रा हुआ है वो हार्ट का नहीं है, नहीं को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। H1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब बना कि फर्स्ट ड्रा में कार्ड जो ड्रा हुआ है वो हार्ट नहीं है, हार्ट का पता नहीं है। और सेकंड ड्रा जब H2 लिखते हो तो इससे मुराद है कि इन सेकंड ड्रा कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। अब क्योंकि दो कार्ड्स यके बाद दीगरे हमने ड्रा करने हैं, बारी बारी हमने ड्रा करने हैं, एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हम जब पहले फाइंड करेंगे तो वो टोटल 52 होंगे, और अगले ड्रा में एक क्योंकि कार्ड कम हो चुका होगा हार्ट का, अगर पहला कार्ड हार्ट का निकला हुआ है तो वो 12/51 हो जाएगा। और दूसरी सूरत में देखें कि जो हार्ट के पत्ते नहीं हैं वो 39 है, नॉट हार्ट में 39 बन जाते हैं। टोटल हार्ट के कार्ड्स 13 होते हैं, ये एक सूट का नाम है हार्ट, तो नॉट हार्ट उसके रिमेनिंग हो गए 13, 3 बार 39, और ये टोटल कार्ड्स आपके 52 है, 52, राइट। तो आप देखें 30 नॉट हार्ट में आप लिखोगे 39/52, और जो हार्ट का है हार्ट के 13 होते हैं सेकंड ड्रा में यहाँ ये होगा कि एक कार्ड का पता कम हो जाएगा, एक कार्ड कम हो जाएगा, 52 में से वो 51 कार्ड बनेंगे, लिहाजा हार्ट की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 13/51। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट द आंसर 1/4। तो ये था क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 में कि आपने सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट उसको फाइंड आउट करना था। तो हमने ये फाइंड कर लिया पहले कि ये जूम करते हुए कि हो सकता है कि पहला कार्ड हार्ट का हो, और ये जूम किया कि हो सकता है कि पहला कार्ड हार्ट का ना हो। इन दोनों सूरतों में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। H1 कहा कि इन फर्स्ट द कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, H2 को हमने ये नाम दे दिया कि इन सेकंड द कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, और जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वो नॉट हार्ट के ज़ुमरे में आता है। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गई है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 में 2 cards are drawn from well shuffled ordinary deck of 52 cards। ओके, अब ये उन्होंने कहा 2 कार्ड्स ड्रा किए गए हैं 52 कार्ड्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर एसेस। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दोनों एसेस हैं। आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लें कार्ड्स को कि एसेस टोटल 4 हैं पूरे 52 कार्ड्स में, और रिमेनिंग जो अदर कार्ड्स हैं वो 48 बन गए क्योंकि टोटल 52 होते हैं, यानी 52 - 4 करते हो तो वो 48 बन जाते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि कार्ड रिप्लेस करना है, एक कार्ड ड्रा करके उसको वापस भेज देना है। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल के पूछता हूँ, कोई क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं उसको वापस भेज देता हूँ कि क्लास में आप शामिल हो जाएं, फिर एक लकी ड्रा से एक और स्टूडेंट को निकाला जाए, ड्रा किया जाए, तो वो इससे मुराद होगा कि ये इसको रिप्लेस किया है, हमने स्टूडेंट को वापस भेजा है। अगर फर्स्ट कर लें 52 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, तो आप जब रिप्लेस करते हैं तो उसका मतलब है कि दोबारा अगले ड्रा में भी 52 ही रहे, उतने ही स्टूडेंट्स हैं। तो जब उतने ही स्टूडेंट्स हैं तो कंटेंट्स में चेंज नहीं आएगी,
जब कंटेंट्स में चेंज नहीं आएगी तो प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं आएगी, चांसेस में चेंज नहीं आएगी, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बेटा याद रखना है, जब रिप्लेसमेंट की बात आती है तो वो ड्रास जो हैं, जो लकी ड्रास हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी ड्रास हों, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट की सूरत में आप समझते हो कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोडक्ट के बराबर आ जाती है। और अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, नॉट रिप्लेस हो, जैसे अगला पार्ट यही है, नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड में ऐसे ही है जैसे आपने एक स्टूडेंट को कॉल कर लिया और उसको वापस नहीं भेजा। अगर आपके 52 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो अब वो 51 रह गए हैं। तो 51 रहने की सूरत में कंटेंट्स में चेंज आ गई, और उसकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस इवेंट्स की जो अगले ड्रा में निकलेंगी वो चेंज आ जाती है। जब चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि नॉट इंडिपेंडेंट। और नॉट इंडिपेंडेंट की सूरत में फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम फिर वो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो फिर वो ये वाला फार्मूला, इस तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई होता है इंटरसेक्शन की फॉर्म में। सो पहले केस में आपने कहा कि 2 कार्स ड्रा होने हैं और वो दोनों एसेस हों, तो उसको मैथमेटिकली इस तरह लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। A1 से मुराद है फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एन एस, और A2 से मुराद है कि सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस समझते हो ना, एस का एक पता होता है, यक्का यक्का जिसे हम पंजाबी में हम कह रहे होते हैं। तो एस का कार्ड हो, एस टोटल 4 होते हैं, हर सूट के अंदर एक एस का पता होता है। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट की सूरत में हम कहते हैं कि ड्रास आर इंडिपेंडेंट। ड्रास, वो जो लकी ड्रास हैं, जो कार्ड्स हमने एक एक करके निकालने हैं, वो ड्रास वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की सूरत में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आ जाती है। और यू नो के टोटल 52 और उसमें से 4 आपके हैं एसेस। So 4 by 52 is the probability of selecting an ace from the 52 cards. इसी तरह से सेकेंड ड्रा में भी आप 4 by 52 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। सो ओवरऑल आंसर इज 1 by 169, क्योंकि 13 4 बार 52 होता है, 1/13 ज़रब 1/13, तो 13 into 13 is 169, राइट, 169 बन जाती है इस तरह से। यूं हमने देखा कि वो इंडिपेंडेंट हो तो वो प्रोडक्ट इस तरह से ले लेते हैं। हाँ, जब वो डिपेंडेंट हो कि एक कार्ड जब अपने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते। ड्रास आर नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट। Therefore, the probability of A1 means in first draw the card drawn is an ace and intersection. In second draw the card drawn is again ace. If the card selected in the first draw is not replaced, then the probability of A1 intersection A2 equals to probability of A1 into probability of A2 given A1. And the probability of A1 means there are 52 cards, and out of 52 cards there are 4 aces, so the probability of aces out of the 52 is 4 by 52. So 4 by 52 is the probability of the, in first draw the card selected is an ace, and in the second draw, because the first draw the card dealt is an ace, so the contents of the aces reduced from 4 to 3, and the total numbers of the cards also reduced from 52 to 51. So the probability in the second draw of an ace is the 3 by 51. अब 3 by 51 होगी प्रोबेबिलिटी सेकंड ड्रा में, क्योंकि एक कार्ड आपका एस का ड्रा हो चुका है और टोटल कंटेंट्स में भी चेंज आ गई है, वो 52 की बजाय 51 हो चुके हैं। सो इस तरह से आपने ये इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा 2 पार्ट्स हैं। इन 2 पार्ट्स में आपने देखा कि वो टोटल आपके बन गए कार्ड्स जो हैं वो सेकंड ड्रा में 51 बन जाते हैं और टोटल 52 थे। जी अस्सलाम वालेकुम।
ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो मैं ये अब होप करूं कि ये आपको समझ आ गई। एग्जांपल नंबर 6। जी बेटा, समझ आ गई इसकी कि फर्स्ट ड्रा में एस हो और सेकंड ड्रा में भी एस हो, जबकि पहला ड्रा इंडिपेंडेंट हो, यानी दोनों ड्रा इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा पार्ट था कि दोनों ड्राज जो हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो। Example number 7, a committee of 3 persons A, B and C is to make a decision on the basis of majority votes. एक कमेटी है 3 लोगों की, जैसे जजेस होते हैं, वो 3 अगर फर्ज करें जजेस हैं A, B, C, वो एक कमेटी बना दी गई है कि ये डिसाइड करेंगे। अच्छा, उनमें एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, रॉन्ग डिसीजन करने की प्रोबेबिलिटी हर जज की डिफरेंट है, और वो दी गई है 0.05 यानी 5% उसके जो डिसीजंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। इस तरह एक जज के 4% डिसीजन 100 में से 4 डिसीजन रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं, और इस तरह से एक जो सी जज है वो उसके रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है 10%, 0.10। अब डिसाइड करना है मेजोरिटी बेसिस के ऊपर। अब फर्ज कर लेते हैं हम पहला इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट द डिसीजन मेड बाय जज इज रॉन्ग डिसीजन बाय जज ए। उसको हम ए फर्ज कर लेते हैं कि ए जज जो है वो फैसला गलत करता है, उसको इवेंट बना दिया। इसी तरह से बी बना लिया कि जज बी रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी बाय द जज बी वो ले ली, वो 4% है, या हमने इसकी प्रोबेबिलिटी भी इस तरह से जो गिवन है वो हमने राइट डाउन कर ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी जो जज बी है उसके डिसीजन रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी है 4%। इसी तरह से सी जज के रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है 10%। अब जब हम इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो उसको समझ लें, जब रॉन्ग डिसीजन पर कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसका मतलब होता है कि वो करेक्ट डिसीजन हो जाता है, यानी उसका ऑपोजिट है। ए का कॉम्प्लीमेंट जब लेते हैं तो उसका ऑपोजिट बन जाता है, ऑपोजिट टू द रॉन्ग इज द करेक्ट डिसीजन। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज करेक्ट डिसीजन by the judge B, and the C complement is the correct decision by the judge C. Okay, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है? यू नो कि वो प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से अब माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट बन जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब देखिए बेटा, रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी हमें बाय द कमेटी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये होता है कि मेजॉरिटी बेसिस याद रखें। एक तो ये कि तीनों फैसला गलत दे दें, ये मेजॉरिटी बन गई, या फिर 2 जजेस रॉन्ग डिसीजन दें और एक जज जो है वो करेक्ट डिसीजन कर दे। जैसे ए करेक्ट डिसीजन दे, बी करेक्ट डिसीजन दे सकता है, या सी करेक्ट डिसीजन दे सकता है। सो इनके प्रोबेबिलिटीज बन जाती है 2 रॉन्ग डिसीजंस में 3 केसेस बन जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और तीसरा केस ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। Of being independent, the probability of their intersection is written as the product of their respective probabilities. Like probability of A intersection B intersection C is written here as the probability of A into probability of B into probability of C, and same with the complement. The probability of A complement into probability of B into probability of C. हमने इनको इंडिपेंडेंट होने की वजह से इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट में लिख लिया है। अब आप सोच सकते हो कि इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, कि इस तरह के हर जज ने इंडिपेंडेंटली डिसीजन देना है, और इंडिपेंडेंटली जब डिसीजन देना होता है तो उनके करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी आपस में करेक्ट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन
ये इवेंट्स जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, और इस वजह से हमने इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट में बदला। अब हमारे पास ये 6 की 6 प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। 3 हमारे पास गिवन की फॉर्म में थी और 3 हमने इनको फॉर्मूला यूज करके कॉम्प्लीमेंट का हमने हासिल कर ली। अब हमने आखिरी स्टेप में ये काम करना है कि इनकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को प्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन बाय द कमिटी इज 0.0106, यानी बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो रॉन्ग डिसीजन होगा। रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी तकरीबन 1% बनती है इस केस के अंदर। जी बेटा, आ रही है समझ आप सबको? एग्जांपल नंबर 7, इज इट ओके? ओके, हाँ जी। सर इसमें रॉन्ग डिसीजंस पता करने की ना प्रोबेबिलिटी कितनी है? रॉन्ग डिसीजन की, जी जी, रॉन्ग डिसीजन बाय द कमेटी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। इसके अंदर जब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो राइट डिसीजंस भी इंक्लूड हो रहे हैं। हाँ जी, अगर देखें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन को ज़रा इमेजिन करें। अगर 3 जजेस बैठे हों, फर्ज करें आप हैं, 2 और हैं, तो डिसीजन ओवरऑल डिसीजन क्या जाना है? वो जाना है मेजॉरिटी बेसिस। आपने अगर फर्ज करें करेक्ट डिसीजन दिया है, बाकी 2 ने रॉन्ग दिया है, तो डिसीजन रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी बेसिस डिसीजन होता है। अब जब तीन जजेस का बेंच बनता है तो 2 या 2 से ज़्यादा जिस तरफ फैसला होता है वो फैसला माना जाता है। अगर फ़र्ज़ करें किसी को उन्होंने कहा कि इसको बाहर जाने दें, फ़र्ज़ करें एक अदालत होती है, जज 3 बैठते हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ को बाहर जाने दें, 2 कहते हैं बाहर जाने दें और एक कहता है नहीं बाहर नहीं जाने दें, तो क्या फ़ैसला होगा? वो बाहर जाने दिया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें तीनों कहते हैं बाहर जाने दें, तब भी वो बाहर चले जाएंगे। अगर 2 कहते हैं कि बाहर नहीं जाने दें, एक कहता है कि बाहर जाने दें, तो क्या डिसीजन होगा? कि नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये मेजॉरिटी बेसिस होता है। जब 3 होते हैं तो वो टाई नहीं पड़ती, या तीनों ने फैसला एक देना है या 2 ने एक जैसा फैसला देना है, एक ने एक जैसा फैसला नहीं देना। ठीक है, तो अगर 4 जजेस हों फिर टाई पड़ती है, 2 एक तरफ हो जाते हैं, 2 एक तरफ हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, फैसला ही नहीं हुआ। इसलिए ऑड नंबर जजेस की तादाद में रखी जा रही होती है आमतौर पर। तो यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है, 3 जजेस हैं ABC, उनके रॉन्ग डिसीजन की प्रोबेबिलिटी 5%, 4%, 10%, और एंड पर उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी बेसिस आपने डिसीजन लेना है। रॉन्ग डिसीजन की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या बनी? वो 4 सिचुएशन बनती हैं। तीनों जजेस ने रॉन्ग डिसीजन दिया या 2 जजेस ने। जब 2 जजेस की बात आती है रॉन्ग डिसीजन की, तो वो फिर आगे 3 केसेस बनते हैं कि ए ने करेक्ट डिसीजन दिया, बी ने, या दूसरी सूरत में बी ने करेक्ट डिसीजन दिया, और तीसरी सूरत में सी ने करेक्ट डिसीजन दिया। तो क्योंकि वो आपस में इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आ गई। जी, अगर आप कोई कंफ्यूजन और है तो पूछे प्लीज। सर ये बात समझ आ गई है कि जो मेजॉरिटी होगी। जी जी, और क्या पूछना है? जी, कोई और क्वेश्चन है या ठीक है आप चलें आगे? आई थिंक कोई बात नहीं। वो वैल्यूज हैं, जी वैल्यूज देखें, मैं जो मैं शायद अंडरस्टैंड कर पाया हूँ आपके क्वेश्चन को, कि वैल्यूज आपको रॉन्ग डिसीजन की दी हुई है ना। ए कॉम्प्लीमेंट के बगैर हमने रॉन्ग डिसीजन लिखा हुआ है, जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो करेक्ट डिसीजन है। तो रॉन्ग डिसीजन आप जब नहीं कॉम्प्लीमेंट तो तीनों का रॉन्ग डिसीजन। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट 2 के ऊपर नहीं है तो 2 ने रॉन्ग डिसीजन दिया, यहाँ भी 2 का रॉन्ग डिसीजन है, एक का। तीसरे केस में भी रॉन्ग 2 है और एक करेक्ट डिसीजन है, और आगे इनकी वर्किंग है
आगे आपने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। कॉम्प्लीमेंट तो ऊपर भी आ ही सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या, सॉरी? जैसे आप कह रहे हैं इक्वेशन के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट दो ऊपर भी आ ही सकता है। हाँ जी, देखिए जो नोटेशन देंगे ना, अब रॉन्ग डिसीजन पे कॉम्प्लीमेंट लगा दें फर्ज कर लें, तो वो हम नोटेशन उस तरह की यूज़ कर लेंगे। रॉन्ग डिसीजन, अगर यहाँ रॉन्ग डिसीजन ए के ऊपर नहीं लगाया तो उसको उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो जैसा जो ए कहेंगे उसके मुताबिक आगे हम कॉम्प्लीमेंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है। वो पूछ रहा था कि अगर रॉन्ग डिसीजन पे कॉम्प्लीमेंट लगा दें दूसरे पे ना लगाएं फिर सही होगा कि गलत होगा? हाँ जी, अगर रॉन्ग डिसीजन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दें यस, तो फिर ये सारी सिचुएशन बदल जाएगी ना। अब जब हम कहेंगे तीनों रॉन्ग हो तो तीनों के ऊपर फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पर। यानी आप देखो, जो ए अगर पढ़ेंगे ना, ए अगर मैं पढ़ता हूँ तो रॉन्ग डिसीजन पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो करेक्ट डिसीजन पढ़ा जा रहा है। हाँ, वाइस वर्सा आप चेंज कर सकते हो, उसी के मुताबिक आप समझदार हो, नोटेशन चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, तो वेरिएबल जैसे डिफाइन करेंगे उसी को लेकर चलेंगे आगे। सही हो गया। ओवरऑल आपने पहुंचना इधर ही है कि जो आपका आंसर है ना रॉन्ग डिसीजन, आप नोटेशन जैसी भी यूज कर लेंगे, आंसर यही आना है आपका। चले नेक्स्ट देखते हैं 7, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, बल्कि 7 हमने अभी पढ़ ली है। एग्जाम्पल नंबर 8 में इंडिपेंडेंट का केस आ रहा है। 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट। 3 मिसाइल्स एक टारगेट पर फायर हुए हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, if the probabilities of hitting the target are 0.4, 0.5 and 0.6 respectively by the 3 missiles, and if missiles are fired independently, what is the probability that all missiles hit the target? मैं आपको आसान वर्डिंग में बताऊं कि उन्होंने कहा 3 मिसाइल फायर किए गए हैं एक टारगेट के ऊपर और तीनों इंडिपेंडेंट हैं, और एक मिसाइल के टारगेट के ऊपर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 40% है, दूसरे मिसाइल के टारगेट पर हिट होने की चांसेस हैं 50% यानी 0.5, और तीसरा मिसाइल जो वो दोनों से ज़्यादा एक्यूरेट है, वो उसके 60% चांसेस हैं कि वो टारगेट पर हिट करेगा। तो हमने क्वेश्चन ये है कि क्या चांसेस हैं कि तीनों मिसाइल हिट कर जाएंगे। अब वही बात, A1 आपने नाम रख लिया कि पहला मिसाइल हिट करेगा, A1 कह दिया, और A1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, उसका निगेशन होगा, नॉट हिट द टारगेट। और इसी तरह हमने A2 कर लिया, ये इसके लिए कर लिया कि सेकंड मिसाइल, और ये एक A2 कॉम्प्लीमेंट हमने कहा नॉट हिट द टारगेट, द सेकंड मिसाइल नॉट हिट द टारगेट। इसी तरह से थर्ड वन, और यूं ही हमने आगे प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी। जो गिवन है 40%, उसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, और जो 50% है हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, और इसका साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका आपको आता है, 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की वो माइनस कर लेते हैं। अब पहला पार्ट ये है कि एटलीस्ट ऑल मिसाइल्स हिट द टारगेट, तीनों के तीनों मिसाइल हिट करेंगे टारगेट को, पहला भी हिट करेगा, और जब आता है तो इंटरसेक्शन, और दूसरा मिसाइल भी हिट करेगा, और तीसरा मिसाइल भी हिट करेगा। सो इस तरह से इंटरसेक्शन इसका बन जाता है। तीनों मिसाइल्स आपको गिवन भी हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होता एक मिसाइल हिट करता है तो दूसरा लाजमी करता है, या वो नहीं करता। एक मिसाइल के हिट करने या ना करने का इफेक्ट दूसरे पर नहीं आता। So they are independent, and if they are independent, then their probability of their intersection is written here as the product of their probabilities. So आगे आपको वर्किंग करनी है, बस आपने वैल्यूज असाइन कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अगला पार्ट अगर क्वेश्चन में भी देखें या यहाँ जो आंसर दिया हुआ है उसमें अगर चेक कर लें, क्वेश्चन ये है कि एट लीस्ट वन ऑफ द 3 हिट्स द टारगेट।
और जब भी वर्ड आता है एटलीस्ट 1 तो 1 माइनस नो कर लेते हैं, 1 माइनस नो, नो मिसाइल हिट द टारगेट। और जो नो मिसाइल हिट द टारगेट का मतलब ये बन गया कि A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट हमने नॉट हिट द टारगेट कहा हुआ है। सो 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, और ये थ्योरम पढ़ा है हमने कि अगर उनके हिट होने की प्रोबेबिलिटी अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉट हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। सो ये हमने इंडिपेंडेंट होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्स भी इनके इंडिपेंडेंट हैं और इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में लिख दी, और प्रोडक्ट में लिखने के बाद हमने इनकी वैल्यूज असाइन कर दी और इनको सिंप्लीफाई कर लिया। तो आंसर बना 0.88 इन सेकंड पार्ट। इन थर्ड पार्ट, द पार्ट थर्ड, एग्जैक्टली 1 हिट्स द टारगेट। ये गौर कीजिएगा, एग्जैक्टली वन में 2 हिट नहीं करेंगे, 1 हिट करेगा। ये 3 तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं। ये A2 और A3 हिट नहीं कर रहे, इस तरह A1 और A3 हिट नहीं कर रहे, और यूं ही हम देखेंगे कि थर्ड केस ये बनता है कि A1 और A2 हिट नहीं कर रहे। ठीक है, A1 और A2 हिट नहीं कर रहे बल्कि A3 हिट कर रहा है। तो एग्जैक्टली एक हिट करे टारगेट को तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड हो जाती है कि आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को उनके प्रोडक्ट में बदल देंगे, राइट। इसी तरह ये तीनों सूरतों में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, वो वैल्यूज पुट करें, आंसर हासिल कर सकते हैं इस तरह से। तो 38% प्रोबेबिलिटी बनती है कि एग्जैक्टली एक हिट करेगा। सो एग्जैक्टली 2 हिट्स द टारगेट, तो उनमें आप 2 ऐसे ले लेंगे जो हिट कर रहे हैं, यानी विदाउट कॉम्प्लीमेंट। सो यही जिस तरह से हमने पार्ट थर्ड में काम किया है उसी तरह से पार्ट फोर्थ में भी होगा कि वो इंडिपेंडेंट होने की वजह से इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में बदलकर वैल्यूज प्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। सो इस क्वेश्चन में था 3 मिसाइल्स एक टारगेट को हिट किए गए हैं, उन तीनों मिसाइल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.4, 0.5 एंड 0.6। फिर कहा गया कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए गए, ऑल हिट्स द टारगेट, एटलीस्ट 1 हिट द टारगेट। दूसरा ये क्वेश्चन था। तीसरा ये था कि एग्जैक्टली 1 हिट द टारगेट, और जो लास्ट पार्ट था वो था कि एग्जैक्टली 2 हिट द टारगेट। सो इस तरह से हमने ये वाली एग्जांपल भी सॉल्व कर ली। एग्जांपल नंबर 9 में हमें कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है। 2 बॉक्सेस हैं, उन 2 बॉक्सेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ कलर्स के बॉल्स पड़े हुए हैं, और वो बॉल्स याद रखें कि इंडिपेंडेंट हैं। मसलन पहले बॉक्स में कहा उन्होंने कि 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं। सो इस तरह से कंटेंट्स पहले बॉल के बन गए आपके के ग्रीन 5, रेड है 7 और येलो नेक्स्ट बैग में, नेक्स्ट बॉक्स में येलो बॉल्स मौजूद हैं, इसलिए यहाँ हमने कहा येलो 0। बॉक्स बी कंटेन्स 3 ग्रीन, 3 रेड एंड 6 येलो बॉल्स। मुझे इधर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो जो सेकंड बॉक्स है उसके अंदर इस तरह से कंटेंट्स हैं बॉल्स के कलर्स के लिहाज से, ग्रीन 3, रेड 3 एंड येलो 6, सो टोटल 12। अब बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहला ये फेज है, एक बॉक्स को सिलेक्ट किया जाना है, एंड जब बॉक्स सिलेक्ट होना है उसके बाद एक बॉल ड्रॉ किया जाना है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। और फिर ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। यानी देखिए 2 आपके पास बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ए एक बॉक्स बी, उसके अंदर कलर्स बॉल्स पड़े हुए हैं, और वो कलर्स आपको बता दिया गया है कि पहले बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन है, 7 रेड है और टोटल 12 हैं। दूसरा बॉक्स बता दिया गया 3 ग्रीन है और 3 रेड है और 6 येलो हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आप ऐसा करोगे कि पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है,
और बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है ना। दो बॉक्स हैं और दोनों में से एक बॉक्स कोई भी रैंडमली जब सिलेक्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी 1/2 बन जाती है। अब हमें पूछा गया है कि जब आप बॉक्स सिलेक्ट कर लें उसके बाद एक बॉल ड्रा करना है उस बॉक्स में, सिलेक्टेड बॉक्स में से एक बॉल सिलेक्ट करना है, बॉल ग्रीन हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ई इवेंट है, ई लेट ई बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, और ई के चांसेस दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। ये बनती है कि अगर बॉक्स ए सिलेक्ट हो जाए तो ग्रीन बॉल, या फिर ऐसा है कि बॉक्स बी सिलेक्ट हो जाए तो ग्रीन बॉल। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज को किस तरह से एडजस्ट करेंगे इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन बॉल, वो इस तरह से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, यानी पहले बॉक्स ए सिलेक्ट हो देन उसमें से एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट हो। सो आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए, और सेम केस विद द बी, if the box B is selected then the probability the ball drawn from the box B is green। अब देखें अगर बॉक्स ए के सिलेक्ट होने की चांसेस 1/2 हैं, वो आपने राइट डाउन कर दिए। फिर वहां जाएं ए बॉक्स के अंदर, ए बॉक्स में 5 ग्रीन हैं तो टोटल 12 हैं, तो 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 5/12 द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ए इज ग्रीन। और फिर अगले पार्ट में आप जाएं कि कहें कि बॉक्स बी के सिलेक्ट होने की चांसेस 1/2 हैं और वहां से ग्रीन बॉल सिलेक्ट हो उसके चांसेस हैं, यहाँ चेक किया जाएगा, ग्रीन बॉल्स आर 3 एंड टोटल आर 12, सो 3 out of 12 is the probability that the ball drawn from the box B is green। so ये आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें प्लीज। यस एनी क्वेश्चन? हाँ जी ओके तो आप इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। अच्छा अगले लेक्चर में आपका क्विज होगा इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के ऊपर, उसके लिए तैयार रहें। तो टेक केयर, अल्लाह।